हाँ भाई, शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक के इस अगले लेक्चर को। तो सुनिएगा, केमिकल काइनेटिक के इस लेक्चर में हमको पढ़ना है एक तो कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत को बड़ी डिटेल से आज हम पढ़ेंगे और टक्कर सिद्धांत को कवर करने के बाद, टक्कर सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक पर तापमान का प्रभाव। यानी कि इस लेक्चर में हमको दो टॉपिक कवर करने हैं, एक तो टक्कर सिद्धांत क्या है फुल डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे, और दूसरा है आपका आरहेनीय समीकरण यानी कि वेग स्थिरांक पर तापमान का प्रभाव। तो दो टॉपिक आज आपको पढ़ने हैं, एक आपका टक्कर सिद्धांत कोलिजन थ्योरी और दूसरा है वेग स्थिरांक पर तापमान का प्रभाव। तो पहली जो हेडिंग है आज की वो है टक्कर सिद्धांत। ठीक है भाई, तो पेन कॉपी निकाल के आप भी बैठ जाइए और पहली हेडिंग लगाइए टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत कोलिजन थ्योरी, या इसी को हम संगत सिद्धांत भी बोलते हैं। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। देखो भाई, इसको हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, तो एक एक पॉइंट को हम बड़े ध्यान से समझिएगा कि टक्कर सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, पूरी एक एक बात को आप जो है नोट करते चलिएगा भाई। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो आपका टक्कर सिद्धांत है, इस टक्कर सिद्धांत को दिया था, पहली बात क्या है, टक्कर सिद्धांत को मैक्स ट्राउटज एवं विलियम लेविस द्वारा इसको दिया गया था सन 1916 से 1918 में। पहली बात आपने क्या याद रखी भाई, इस टक्कर सिद्धांत को यानी कि कोलिजन थ्योरी को किसने दिया, मैक्स ट्राउटज, और किसके द्वारा दिया गया, विलियम लेविस द्वारा दिया गया। परंतु जो इसकी डिटेल से स्टडी की गई, इसका जो विस्तृत अध्ययन किया गया, वो किसके द्वारा किया गया, आरहेनियस द्वारा। तो देखो, अभी तक हमने पहली बात सीखी कि टक्कर सिद्धांत को मैक्स ट्राउटज और विलियम लेविस द्वारा दिया गया, परंतु इसकी जो डिटेल से स्टडी की गई वो किसके द्वारा की गई, आरहेनियस वैज्ञानिक द्वारा की गई। अब टक्कर सिद्धांत हमको क्या बताता है, उस बात की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा भाई, टक्कर सिद्धांत ये क्या बोलता है कि टक्कर सिद्धांत का जो वास्तविक मतलब है उसको समझिएगा भाई। टक्कर जो सिद्धांत है, टक्कर सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, ये टक्कर सिद्धांत बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, बात को समझिएगा भाई, टक्कर सिद्धांत क्या बोलता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, और एक बात ध्यान दीजिएगा भाई, रासायनिक अभिक्रिया के होने का मतलब है किसी क्रियाकारक का उत्पाद में बदलना, किसी क्रियाकारक यानी कि रिएक्टेंट का किसी उत्पाद में बदलना। समझिएगा बात को, टक्कर सिद्धांत क्या बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, और हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब है किसी रिएक्टेंट यानी कि क्रियाकारक का किसी उत्पाद प्रोडक्ट में बदलना। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए जो आपका ये क्रियाकारक है, इस क्रियाकारक के अणु हो या कुछ परमाणु हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं भाई, अणु परमाणु या जो आयन हैं, इनके बीच में क्या होना जरूरी है, टक्कर होना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे जो टक्कर सिद्धांत है वो क्या बोला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, अर्थात किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, इस क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयनों के बीच में क्या होना जरूरी है, टक्कर होना जरूरी है। अगर क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयनों के बीच में टक्कर होगी तो ये क्या करेंगे, क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयन क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे, और किस में बदल जाएंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे भाई। ये सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा भाई। एक अगर सिंपल बात की हम चर्चा करें तो एक बार फिर से समझिएगा कि टक्कर सिद्धांत बोलता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए, अर्थात हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया होने का मतलब है किसी क्रियाकारक का उत्पाद में बदलना, अर्थात किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इस क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयनों के बीच में टक्कर होना जरूरी है।
और जब क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयनों के बीच में टक्कर होगी तो क्या होगा, वो क्रियाकारक के अणु परमाणु या आयन क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका जो क्रियाकारक है वो किसमें चेंज हो जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई। अब इससे अगली जो बात है उसको समझिएगा। यहाँ पे एक नई बात की हम चर्चा करते हैं और नई बात है हमारी टक्कर आवर्ती कि ये टक्कर आवर्ती क्या है, इसको समझते हैं भाई कि टक्कर आवर्ती से हमारा क्या मतलब है। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं टक्कर आवर्ती से हमारा क्या मतलब है भाई। टक्कर आवर्ती इसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, देखो भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। मान लो ये कोई आपने रिएक्शन मिक्सर लिया, ये क्या हमारा कोई अभिक्रिया मिश्रण है, अभिक्रिया मिश्रण, यानी कि ये कोई रिएक्शन मिक्सर है, यानी कि इसमें हमारा कोई क्रियाकारक होगा, इसमें क्या होगा, क्रियाकारक के कुछ अणु होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे रिएक्शन मिक्सर का इसका कितना आयतन हमको पता नहीं है भाई। तो टोटल आयतन में से हमने कितना आयतन लिया इसका, मान लो आपने इसका आयतन ले लिया 1 ml अर्थात 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ले लिया। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्शन मिक्सर के टोटल आयतन में से हमने कितना लिया, 1 ml यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन इसका ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां से कि आपकी जो टक्कर आवर्ती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया मिश्रण की एकांक आयतन में 1 सेकंड में होने वाली जो टक्करों की संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, टक्कर आवर्ती यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा भाई, अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया मिश्रण में या अभिक्रिया मिश्रण के एकांक आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है, टक्कर आवर्ती कहलाती है। टक्कर आवर्ती कहलाती है। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आती है क्या। टक्कर आवर्ती का मतलब क्या हुआ, यानी कि पूरा जो आपका अभिक्रिया मिश्रण है, इस अभिक्रिया मिश्रण के हमने लिया एकांक आयतन, इस एकांक आयतन में 1 सेकंड में जितनी टक्कर होती है उन टक्करों की संख्या को हम क्या बोलते थे, टक्कर आवर्ती बोलते थे। और एक खास बात क्या है, ध्यान रखिएगा भाई कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 सेकंड में जो टक्करों की संख्या है, यानी कि जो टक्कर आवर्ती आती है 1 सेकंड में जो टक्कर आवर्ती आती है वो कितनी आती है, लगभग 10 टू पावर 25 से लेकर के 10 टू पावर 28, यानी कि एक सामान्य कंडीशन पर, जनरल जो कंडीशन है उस पर जो आपकी टक्कर आवर्ती कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू कितनी आती है, 10 की पावर 25 से लेकर के 10 की पावर 28, यानी कि टक्कर आवर्ती का मान क्या बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपकी अभिक्रिया है बहुत स्पीड से होनी चाहिए थी, अभिक्रिया को होने में टाइम ही नहीं लगना चाहिए था, परंतु आपकी जो लगभग रिएक्शन है कैसे होती है, धीरे धीरे कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रियाकारक के अणुओं के बीच में जो ये टक्कर होती है, ये सभी जो टक्कर है भाई 1 सेकंड में इतनी सारी टक्कर है, और ये टक्कर क्या बहुत ज्यादा है, परंतु अगर टक्कर बहुत ज्यादा है फिर भी रिएक्शन कैसी होती है, धीरे धीरे कंप्लीट होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो इतनी सारी टक्कर हमारे पास हैं, ये सभी टक्कर, यानी कि इतनी सारी टक्कर जो हैं, ये सभी टक्कर जो रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करती। बात को समझिएगा, टक्कर आवर्ती से देखने पर हमको पता लगा कि टक्कर आवर्ती का मान बहुत ज्यादा है। टक्कर आवर्ती का मान ज्यादा होने का मतलब है 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या ज्यादा है। अगर 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, फिर भी रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे कंप्लीट होती है, मतलब एक धीरे धीरे कंप्लीट होती है, यानी कि जितनी टक्कर होती है ये सभी टक्कर जो है क्रियाकारक को उत्पाद में कन्वर्ट नहीं करती हैं। यहां से फिर हमने 2 चीज की टक्कर पढ़ी भाई, 2 अलग अलग प्रकार की टक्कर पढ़ी। एक तो पढ़ी हमने प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर, और एक पढ़ी हमने अप्रभावी टक्कर। समझिएगा भाई,
प्रभावी टक्करों से हमारा मतलब है कि क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों के मध्य होने वाली वो टक्कर जो किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदल देती है, क्या कहलाती है? प्रभावी टक्कर। और होने वाली वो टक्कर जो क्रियाकारक को उत्पाद में नहीं बदल पाती, उनको हम क्या बोलते हैं? अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। तो लिखिएगा भाई इनकी परिभाषा कि वे टक्कर, क्रियाकारकों के अणु, परमाणु या आयनों के मध्य होने वाली वे टक्कर जो क्रियाकारक यानी कि क्रियाकारक को उत्पाद में बदल देती हैं, क्या कहलाती हैं? आपकी प्रभावी टक्कर कहलाती है। जबकि आपकी अप्रभावी यानी कि जो नॉन इफेक्टिव टक्कर है वो क्या होंगी? ध्यान दीजिएगा, ये क्या होंगी? ये वे टक्कर होंगी, वे टक्कर जो क्रियाकारक को उत्पाद में नहीं बदल पाती, क्या कहलाती हैं भाई? अप्रभावी टक्कर कहलाती हैं। यानी कि वे टक्कर जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदल देती हैं उनको तो हम क्या बोलेंगे? प्रभावी टक्कर। परंतु वो टक्कर जो क्रियाकारक को उत्पाद में नहीं बदल पाती उनको हम क्या बोलेंगे? अप्रभावी टक्कर बोलेंगे। यानी कि जो प्रभावी इतनी सारे टक्करों में से जो प्रभावी टक्कर हैं वो ही जो है क्रियाकारक उत्पाद में बदल पाती हैं, बाकी की जो टक्कर हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अप्रभावी टक्कर बोलते हैं। और जो हमकी अप्रभावी टक्कर होती हैं वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाती। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे दो प्रकार के अवरोधक काम करते हैं और रिएक्टेंट को, क्रियाकारक को, उन दोनों अवरोधकों को पार करके ही किसमें बदला जा सकता है? उत्पाद में बदला जा सकता है। या हम कह सकते हैं जब प्रभावी टक्कर होती है तो प्रभावी टक्कर होने के लिए दो कंडीशनों की आवश्यकता पड़ती है, दो आपके पास परिस्थितियां होनी चाहिए, जब ही आपका जो क्रियाकारक है किसमें कन्वर्ट हो सकता है? उत्पाद में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो आपकी कंडीशन है उनको समझिएगा भाई कि प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त हैं। तो अगली हेडिंग है भाई आपकी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए, या फिर हम सिंपल बोल दें प्रभावी टक्कर होने के लिए आवश्यक शर्त, या फिर इसी टॉपिक को हम एक और नाम से पढ़ सकते हैं। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न अवरोधक, यानी कि कौन कौन से अवरोधक हैं जिनको जो है पार करके रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। या फिर कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो क्या होंगी? क्रियाकारक को प्रोडक्ट में ले जाने में सहायक होंगी। तो दो प्रकार के अवरोधक हम पढ़ेंगे, एक तो है ऊर्जा अवरोधक, एनर्जी बैरियर, और एक है भाई आपका अभिविन्यास अवरोधक, ये है आपका ओरिएंटेशन बैरियर। इन दोनों जो डिटेल्स हैं इनको बड़े ध्यान से हम समझेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा भाई कि किसी भी प्रभावी टक्कर को होने के लिए दो प्रकार की कंडीशन जरूरी है। एक तो ऊर्जा अवरोधक नाम का टॉपिक है, एक अभिविन्यास अवरोधक नाम का टॉपिक है। इनको पार किए बगैर कोई भी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा भाई। अब इसको क्या कहिए, जब तक आप नोट कीजिएगा भाई। हाँ भाई, अब आगे देखते हैं दोनों टॉपिकों को कि ऊर्जा अवरोधक क्या है और अभिविन्यास अवरोधक क्या है। तो पहले इसमें बात समझेंगे हम ऊर्जा अवरोधक। पहला जो अवरोधक है हमारा वो है ऊर्जा अवरोधक। इसको समझते हैं भाई। एनर्जी बैरियर। देखो भाई, ऊर्जा अवरोधक का मतलब यह है कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्रियाकारक के पास, यानी कि रिएक्टेंट के पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। अगर उसके पास वो मिनिमम एनर्जी नहीं है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा? उत्पाद में, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो पहली बात क्या सीखी, किसी भी रिएक्टेंट को, ध्यान दीजिएगा भाई, किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए
उत्पाद में बदलने के लिए उस क्रियाकारक के पास पर्याप्त मात्रा में कुछ ऊर्जा होनी चाहिए। अब वो ऊर्जा कितनी होनी चाहिए उसको भी हम समझेंगे, पर पहली बात तो समझिएगा ये कि क्या बात है वो कि किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इस क्रियाकारक के पास पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। अगर उसके पास वो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं है तो क्रियाकारक जो उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब कितनी ऊर्जा की उसको आवश्यकता होनी चाहिए उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसको ग्राफ के माध्यम से। पहले मान लो आपने पहले ही ग्राफ पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा भाई। क्रियाकारक की ऊर्जा और जब अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य ग्राफ बनाया जाएगा, निर्देशांक, रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी। मान लो इतनी एनर्जी थी, मान लो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी है रिएक्टेंट के पास जो पहले से थी। अब जब ये रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कुछ ये ग्राफ हमारे पास आएगा। ठीक है भाई, ये आपका प्रोडक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो एनर्जी है किसकी है, रिएक्टेंट। कितनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, और यहां से आता क्या है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। ठीक है भाई, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट हो पाएगा तब रिएक्टेंट को आप इतनी एनर्जी और दें, यानी कि इतनी एनर्जी रिएक्टेंट को और हमें देनी पड़ेगी, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। ये क्या है हमारी भाई, सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा। और जब हम ध्यान दीजिएगा इस रिएक्टेंट की एनर्जी, मतलब ये एनर्जी और इस एनर्जी को जोड़ देते हैं तो टोटल एनर्जी जो आती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि दहलीज ऊर्जा। इस एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं भाई, दहलीज ऊर्जा बोल देते हैं, दहलीज ऊर्जा हम बोल देते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा भाई, ये होती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी और ये होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि दहलीज ऊर्जा। अब समझते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या चीज़ है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी क्रियाकारक को इतनी एनर्जी उसके पास पहले से थी, अब इसको हमको इतनी एनर्जी और एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, जिससे क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिएक्टेंट लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब हुआ कि किसी भी क्रियाकारक को दी गई वो अतिरिक्त ऊर्जा जिसे ग्रहण करके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा। देखो भाई, इतनी एनर्जी थी उसके पास, हमने ये एक्स्ट्रा दी, तो एक्स्ट्रा जो दी हुई एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा बोलेंगे। अभी किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया भाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपकी दहलीज ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसका मतलब है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, इसको हमने ऐड कर दिया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यानी कि क्रियाकारक की ऊर्जा और दहलीज ऊर्जा का जो योग है, सॉरी, क्रियाकारक की ऊर्जा और जो सक्रियण ऊर्जा है इसका जो योग है उसी को हम क्या बोलते हैं, दहलीज ऊर्जा बोल देते हैं। यानी कि किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए क्रियाकारक के पास कम से कम न्यूनतम जो है दहलीज ऊर्जा होगी, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो दहलीज ऊर्जा है ये क्रियाकारक के लिए क्या हो गई, एक अवरोधक का काम करेगी, एक बैरियर का काम करेगी। इसको पार किए बगैर आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अर्थात जब किसी क्रियाकारक के पास कम से कम दहलीज ऊर्जा होगी तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। अगर दहलीज ऊर्जा से थोड़ी सी भी ऊर्जा कम हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट तभी हो पाएगा जब उसके पास कम से कम दहलीज ऊर्जा हो, और अगर दहलीज ऊर्जा से ज्यादा होगी तो कोई समस्या है नहीं हमारे पास। तो ये क्या हो गया, दहलीज ऊर्जा क्या होती है, क्रियाकारक के लिए एक ऊर्जा अवरोधक का काम करती है। अगर क्रियाकारक के पास दहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा होगी तो ही वो किस में कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो पहले जो आपका अवरोधक था वो था ऊर्जा अवरोधक, यह आपने समझा, यानी कि क्रियाकारक के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होगी और वो ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, कम से कम दहलीज ऊर्जा के बराबर होगी तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई। अब इसके बाद जो अगला बैरियर काम आता है वो हमारे पास है ओरिएंटेशन बैरियर, यानी कि अभिविन्यास अवरोधक। तो समझते हैं भाई इसको क्या है, अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास अवरोधक, इसको भी समझते हैं भाई। अभिविन्यास अवरोधक का मतलब क्या है, समझते हैं भाई।
अभिविन्यास या जो आपका ओरिएंटेशन बैरियर है, ओरिएंटेशन बैरियर, इसको भी समझते हैं भाई क्या मतलब है इसका। अब ये क्या बोलता है, ठीक है भाई, आपने क्रियाकारक को दहलीज ऊर्जा दी, टक्कर हुई, फिर भी वो रिएक्टेंट में सॉरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, यानी कि फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हो गया, जब क्रियाकारक के अणु टक्कर करते हैं तो प्रॉपर उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनके पास क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए जिससे वो टक्कर करे। अर्थात जो क्रियाकारक हैं उनका अभिविन्यास कैसा होना चाहिए, अच्छा अभिविन्यास होना चाहिए। अर्थात जो क्रियाकारक हैं कैसे टक्कर करने चाहिए, बिल्कुल आमने सामने से टक्कर करेंगे, तभी जो है आपका जो रिएक्टेंट है क्रियाकारक किस में कन्वर्ट हो पाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो पाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब क्रियाकारक टक्कर करते हैं तो जो उनका अभिविन्यास है कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उनका जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक वो आमने सामने से टक्कर करने चाहिए, आमने सामने से टक्कर करेंगे तो ही जो आपका रिएक्टेंट है किस में कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, नेता नहीं हो पाएगा। आगे समझते हैं बात को। अभिविन्यास अवरोधक का एक और मतलब हम समझ सकते हैं कि इसको एक देखो एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लो भाई आपने रिएक्शन करवाई A2 प्लस B2 इज इक्वल टू 2AB। ये कोई जनरल रिएक्शन है, कोई सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। इनके पास ये जो क्रियाकारक है, इनके पास दहलीज ऊर्जा है, यानी कि अब ये टक्कर करने की स्थिति में, परंतु ये टक्कर जब करेंगे तो इनका जो अभिविन्यास अच्छा होगा, यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ ये कोलिजन करेंगे तो ही जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। देखिएगा भाई, मान लो ये इस प्रकार से टक्कर करते हैं, ये हम और A2 हो गया, A और ये आया B, ये B है और ये भी हमारा क्या है, B है। अब आगे देखिएगा भाई, यहाँ पे A इस B के साथ टक्कर करेगा और ये वाला A इस B के साथ टक्कर करेगा, यानी कि इनका जो ओरिएंटेशन है अभी अच्छा है, तो A B के साथ टक्कर कर लेगा और ये वाला A इस B के साथ टक्कर कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से AB बन जाएगा आपका AB और नीचे भी क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। परंतु आप ध्यान दीजिएगा, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इनको टक्कर हमने इस प्रकार से करवाई, A प्लस हमने क्या लिया B, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो अभिविन्यास है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये A तो इस B के साथ टक्कर कर लेगा, परंतु ये जो A है इस B के साथ टक्कर नहीं कर पाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका ओरिएंटेशन है, जो अभिविन्यास है वो अच्छा नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए उनके क्रियाकारक के पास दहलीज ऊर्जा भी होनी चाहिए या दहलीज ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, और उसके साथ साथ टक्कर करते समय उनका जो अभिविन्यास है वो अभिविन्यास भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर अभिविन्यास होना चाहिए, एक अच्छा अभिविन्यास होना चाहिए। अगर उनका जो अभिविन्यास है अच्छा होगा, वो बिल्कुल आमने सामने से टक्कर करेंगे तो ही आपका जो रिएक्टेंट है किस में कन्वर्ट हो पाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये दो आवश्यक कंडीशन थी जो प्रभावित टक्कर होने के लिए जरूरी थी। तो कौन कौन सी भाई, एक है आपका ऊर्जा अवरोधक और एक था आपका कौन सा, अभिविन्यास अवरोधक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि टक्कर सिद्धांत जो है, टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग था वो क्या था। तो अब इसको हम पढ़ेंगे भाई, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत यानी कि कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या है, इसको हम पढ़ेंगे। जब तक इसको आप नोट करो भाई। हाँ भाई, अब हम पढ़ते हैं जो आपका टक्कर सिद्धांत है। इस टक्कर सिद्धांत यानी कि कोलिजन थ्योरी के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या था। तो हेडिंग डालिएगा भाई, टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या था। तो यह है टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। और एक बात ध्यान दीजिएगा
जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है इसको हम वेग स्थिरांक के रूप में लेके चलेंगे। ध्यान दीजिए भाई, हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया कि जो वेग है यही वेग स्थिरांक होता है, पर इसके लिए एक अलग से कंडीशन है, यानी कि वेग जो है उसी को हम वेग स्थिरांक कब बोलते हैं, जब क्रियाकारकों की सांद्रता कितनी होती है, इकाई, यानी कि क्रियाकारकों की इकाई सांद्रताओं पर जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेग स्थिरांक बोल देते हैं। कि तो यहाँ पे जो आपका अभिक्रिया का वेग होगा उसको किसके रूप में लेके चलेंगे, वेग स्थिरांक के रूप में लेके चलेंगे। एक बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो ये टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग यानी कि जो वेग स्थिरांक है ये निम्न कारकों पर डिपेंड करेगा, निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। और जो कारक है उनको समझिएगा भाई। पहला ये है जो आपका पहला कारक क्या है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग यानी कि जो वेग स्थिरांक है वो किसके समानुपाती होगा, टक्कर आवर्ती के समानुपाती होगा। तो पहली बात हमने सीखी कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग टक्कर आवर्ती के समानुपाती होता है, टक्कर आवृत्ति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब हमने यहाँ से लिखा कि, यानी कि फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो आपका अभिक्रिया का वेग होगा उसको किसके रूप में हम लेके चलेंगे, वेग स्थिरांक, यानी कि के की फॉर्म में लेके चलेंगे। के समानुपाती क्या हो जाएगा यहाँ से, और टक्कर आवर्ती क्या होती है, जेड के समानुपाती होगा। अभी पहली बात हमने क्या सीखी, के समानुपाती जेड। दूसरी बात, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होगा के वो किसके समानुपाती हो जाएगा, एफ के समानुपाती हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वेग यानी कि जो वेग स्थिरांक है ये किसके समानुपाती हो जाएगा भाई, एफ के समानुपाती हो जाएगा। और एफ जो है यहाँ पे वो क्या है, प्रभावी टक्करों की संख्या, प्रभावी टक्करों की संख्या, या इसी को बोल दिया जाता है प्रभावी टक्करों का अंश, प्रभावी टक्करों का अंश, या इसको एक और नाम से जाना जाता है एफ बराबर, एफ होता है आपका प्रभावी टक्करों की संख्या अर्थात प्रभावी टक्करों का अंश, या इसको बोल दिया जाता है अणुओं का वह भाग जो प्रभावी टक्कर करते हैं। और प्रभावी टक्करों का मतलब तो हम जानते हैं, वे टक्कर जो क्रियाकारक को उत्पाद में बदल देती है उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, प्रभावी टक्कर बोल देते हैं। तो अणुओं का वह भाग जो प्रभावी टक्कर करते हैं, जो प्रभावी टक्कर करते हैं, या फिर सिंपल जो आपका एफ है, इसको एक और बात से हम जान सकते हैं, एफ का मतलब है अणुओं का वह अंश जिनके पास क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है। तो एफ का मतलब क्या हो गया भाई, अणुओं का वह अंश या वह भाग जिनके पास सक्रियण ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है भाई। तो F को हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं। F का मतलब क्या हो गया, प्रभावी टक्करों की संख्या या प्रभावी टक्करों का अंश। देखो प्रभावी टक्करों का अंश का मतलब है बहुत सारी टक्कर होती है, उन टोटल टक्करों में से वे कौन सी टक्कर लेंगे, अभी प्रभावी टक्करों की बात कर रहे हैं। या फिर ऐसे बोल दो कि F का मतलब है कि अणु, टोटल जो अणु वो तो टक्कर करेंगे, पर यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उन अणुओं की बात हो रही है जिनके पास क्या एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है। तीसरा फैक्टर और काम करता है, ये फैक्टर तभी काम करेगा जब आपकी रिएक्शन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अर्थात बड़े बड़े मॉलिक्यूल के बिटवीन होती है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल के बीच में होती है। तो तीसरे फैक्टर को हम यहाँ पे समझते हैं भाई। तीसरा जो कारक है वो कौन सा है, तीसरा कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसको हम वेग स्थिरांक के रूप में लेते हैं, वो जो K है किसके समानुपाती होगा, P के समानुपाती होगा। और P जो है यहाँ पर आपका होता है प्रायिकता गुणांक, इसको P को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या प्रायिकता गुणांक। P क्या है यहाँ पे, प्रायिकता गुणांक है। P क्या होता है, प्रायिकता गुणांक, या इसको P को हम त्रिविम कारक भी बोल देते हैं। P को क्या बोल देते हैं भाई, त्रिविम कारक भी बोल देते हैं।
तो 3 ऐसे फैक्टर थे जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि जो रेट कांस्टेंट है वो डिपेंड करता था। अब इन तीनों को एक साथ लिखें। हाँ, एक और खास बात, जो यहाँ पे एफ है, ये जो एफ है इसकी वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए। जो एफ है किसके बराबर होता है, तीसरा फैक्टर हमने वहां पे लिखा है। जो एफ है ये होता है आपका e की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी, इसको याद रखना। अब जो फैक्टर 1 2 3 है, इन तीनों को मिलाकर के हम लिख सकते हैं के बराबर, पहला है जेड, इसके बाद आया एफ और इसके बाद आया पी। अब ध्यान दीजिएगा भाई, के बराबर हमने लिखा, के बराबर हमने लिखा, देखो जेड ये पी और जो एफ है, एफ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब एक और खास बात, जो जेड इंटू पी है, इस जेड इंटू पी को हम बोल देते हैं ए, सम्मिलित रूप से ये हो जाएगा हमारा के बराबर ए। जेड इंटू पी को हमने क्या बोल दिया ए, और ये आपका ई की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी हो गया। ये जो समीकरण आया हुआ है, इस समीकरण को हमने बोल दिया आरहेनियस समीकरण। ये समीकरण, इसको हम क्या बोलते हैं, आरहेनियस समीकरण बोल देते हैं, आरहेनियस समीकरण। अब बात को ध्यान से समझिएगा भैया आप, ये समीकरण जो हमारा कौन सा समीकरण है, आरहेनियस समीकरण है। अगर आरहेनियस समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे जो के है, इस के को हम बोलते हैं वेग स्थिरांक। इस के को क्या बोलते हैं भाई, वेग स्थिरांक। रेट कांस्टेंट इसको बोलते हैं, रेट कांस्टेंट इसको बोल देते हैं भाई, रेट कांस्टेंट। दूसरी बात, जो ए है, इस ए को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, और ये तो आपका आरहेनियस गुणांक, आरहेनियस गुणांक, आरहेनियस गुणांक, या इसको बोला जाता है, या इसको बोला जाता है ए बराबर आपका आरहेनियस गुणांक बोल दो, पूर्व चरघातांकी गुणांक बोल दो, पूर्व चरघातांकी गुणांक बोल दो, चरघातांकी गुणांक बोल दो, या इसी को बोला जाता है भाई आवर्ती गुणांक बोल दो। इसी को क्या बोला जाता है, आवर्ती गुणांक बोल दो। अब देखो, और इसके बाद में जो ई है आपका, इसके बाद में जो ई है, ई को क्या बोला जाएगा, ई को बोला जाता है भाई चरघातांकी गुणांक। ई को क्या बोला जाता है, चरघातांकी गुणांक, चरघातांकी गुणांक। अभी जो ए है, इस चरघातांकी गुणांक से पहले आया हुआ है, इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, पूर्व चरघातांकी गुणांक बोला जाता है। इसके बाद ई ए जो है, ई ए का तो आपको पता है, जो ई ए है आपकी, ई ए, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई अलग से ही, जो आपकी ई ए है, ई ए आपकी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा होती है भाई आपकी, सक्रियण ऊर्जा। और इस एक्टिवेशन एनर्जी को, सक्रियण ऊर्जा को आपको किस में लेना है, जूल पर मोल में लेके चलना है। इसके बाद में आर तो आपका क्या है भाई, आर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा भाई। आर जो है आपका, अलग से ध्यान दीजिएगा, आर जो है आपका, यह है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि गैस स्थिरांक है आपका, गैस स्थिरांक। और इसकी जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में आपको ये लेनी है। इसके बाद जो आपका टी है, टी क्या है आपका, तापमान, टेम्परेचर है, और इसको किस में लेके चलना है, केल्विन में लेके चलना है। तो ये था आपका क्या, आरहेनियस समीकरण। इसमें जिस चीज का मतलब आपको समझ में आता वो यहाँ पे सारा बता दिया गया है, ठीक है भाई। तो एक बार क्या करो, इसको नोट करो, इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। नोट करो भाई जब तक इसको आप, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से जो टक्कर सिद्धांत था वो आपका खत्म हुआ। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, आरहेनियस समीकरण प्राप्त हुआ। आरहेनियस समीकरण हमारे पास क्या आ गया, k इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए की पावर माइनस का ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पे k का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, e का मतलब क्या है, ई ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, और टी का मतलब क्या है, ये सभी आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, वो है जो आपके रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, इस पर तापमान का क्या प्रभाव है। तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं हम एक बार, इसको जल्दी से क्या, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं भाई। वेग पर तापमान का प्रभाव, ध्यान दीजिएगा भाई, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव, तापमान का प्रभाव समझिएगा ध्यान से भाई।
कि जो आपका टेम्परेचर है वो रेट को किस प्रकार से इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे पहली बात समझने की ये है, जब आप तापमान को बढ़ाते हैं, जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। पहली बात देखो क्यों बढ़ता है, उसके लिए तो अलग अलग हम तो फैक्ट पढ़ेंगे, पर जनरल बात क्या आपको समझनी है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को वेग को आप बढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को आपको रासायनिक अभिक्रिया में जब ताप को आप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पे एक जनरल बात आपको क्या याद रखनी है कि जब हम तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। देखो भाई एक जनरल बात हमको क्या याद रखनी है, पहली बात तो क्या है, तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और एक जनरल जो बात है वो ये है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में जो तापमान है उसको हम 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक इसको समझिएगा भाई क्या है, ताप गुणांक म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ताप गुणांक का मतलब है दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक का जो अनुपात, उसी को हम क्या बोलते हैं, ताप गुणांक बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाई ताप गुणांक का मतलब क्या है, देखो भाई रेट कांस्टेंट ऑन T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट, और जो ऊपर है वो है रेट कांस्टेंट ऑन 10 प्लस T डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये तो है T तापमान पर वेग स्थिरांक, और जो ऊपर वाला रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक है वो है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक, और इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, लगभग 2 से 3 के समथिंग ही आती है। तो यहाँ तक आपने क्या सीखा कि तापमान बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। उसके बाद कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया में तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन बढ़ाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा ताप गुणांक का मतलब क्या है, दो अलग अलग तापमान पर वेग स्थिरांक का जो अनुपात है वो हमारा ताप गुणांक है। इसके बाद एक बात हमको याद रखनी है भाई, जब ताप बढ़ाते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ये तो हमको पता चल गया कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाता है, तापमान बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो भी बढ़ जाता है। अभी क्यों बढ़ता है, इसके दो फैक्टर हमारे पास मुख्य हैं कि जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो ऐसा क्या होता है जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यहाँ पे दो कारक है, उनको समझिएगा। एक तो है टक्कर आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, एक तो क्या है, टक्कर आवृत्ति की बढ़ती है, टक्कर आवृत्ति के बढ़ने से, टक्कर आवृत्ति के बढ़ने से, टक्कर आवृत्ति के बढ़ने से, और जो दूसरा फैक्टर है वो है प्रभावी टक्कर बढ़ने से, प्रभावी टक्कर बढ़ने से। ध्यान दीजिएगा, पहला है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, पहली बात को समझते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं मैं पहली बात को। तो पहली बात है आपकी टक्कर आवृत्ति बढ़ने से, टक्कर आवृत्ति बढ़ने से। पहली बात, जब आप तापमान को बढ़ाएंगे, जब आप तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से क्या होगा, जो आपका अभिक्रिया मिश्रण है, अभिक्रिया मिश्रण में जो क्रियाकारक के अणु हैं वो क्रियाकारक के अणु तापीय ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। जब क्रियाकारक के अणु तापीय ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो जल्दी जल्दी टक्कर करेंगे, जल्दी जल्दी टक्कर करने का मतलब उनकी टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी, और हमको पता है टक्कर आवृत्ति बढ़ने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो सुनो भाई, जब आप तापमान को बढ़ाएंगे तो क्रियाकारक के अणुओं की जो औसत गतिज ऊर्जा है, जो इनकी औसत गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। तापमान बढ़ाने पर क्रियाकारक के अणुओं की क्या होगी, औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने से क्या होगा, इनकी जो टक्कर आवृत्ति है अणुओं की वो बढ़ेगी, टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी। टक्कर आवृत्ति क्या होगी भाई, टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी, और हमको पता है टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी तो वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर वेग क्यों बढ़ता है इसको समझो। तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। औसत गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगी, टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी, और टक्कर आवृत्ति बढ़ेगी तो वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहली बात समझ में आई कि हम तापमान को बढ़ाएंगे तो वेग क्यों बढ़ेगा। और दूसरा इसका जो फैक्टर है उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, और वो है प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से। अब ध्यान दीजिएगा,
टक्कर सिद्धांत में हमने एक बात बोली थी कि क्रियाकारक के अणुओं के मध्य जितनी भी टक्कर होती हैं वो सभी टक्कर जो हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में नहीं बदल पाती। केवल कुछ ही टक्कर ऐसी होती हैं, समस्त टक्करों में से कुछ ही, यानी कि समस्त टक्करों का जो कुछ ही अंश ऐसा होता है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और जो टक्कर रिएक्टेंट को, क्रियाकारक को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, उन टक्करों को हम क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं भाई, प्रभावी टक्कर बोलते हैं। ये बात समझ में आती है आपको कि प्रभावी टक्करों का मतलब क्या हो गया? अभी अगर प्रभावी टक्कर बढ़ेंगी तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो समझिएगा भाई। और एक और खास बात क्या है कि क्रियाकारक यानी कि रिएक्शन मिश्रण में जितने भी अणु हैं उन सभी अणुओं की जो ऊर्जा अलग अलग होती है, अर्थात सभी अणुओं की जो ऊर्जा है वो समान नहीं होती। रिएक्शन मिश्रण में, रिएक्शन जो मिश्र है आपका, इसमें सभी अणुओं की जो ऊर्जा है, सभी अणुओं की जो ऊर्जा है वो समान नहीं होती है। इसलिए यहां पे क्या लेते हैं हम? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख की हम यहां पे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी अणुओं की ऊर्जा जो है अलग अलग नहीं है, सॉरी अलग अलग है, सभी अणुओं की जो ऊर्जा अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे ग्राफ हम बनाएंगे, वो है हमारा मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। उसको समझिएगा किस किस के बीच में बनाना है भाई आपको। पहली बात, वो जो आपको ग्राफ बनाना है वो है एक तो ऊर्जा, और ये है अणुओं की संख्या या अणुओं का अंश। और यहाँ पे जो आपका ग्राफ आता है भाई, यदि ये जो अंश है ये किसका है? प्रभावी टक्कर करने योग्य जो अणु है उनका अंश। और ये जो आपका ग्राफ आएगा ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास आता है भाई। ये जो ग्राफ आता है ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से आता है। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ग्राफ जो हमारे पास इस प्रकार का आता है। यानी कि मान लीजिएगा भाई, ये जो एनर्जी है ये हमारे पास वो एनर्जी है, ये हमारे पास मान लो वो एनर्जी है। अगर इतनी एनर्जी है, इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो ही जो क्रियाकारक के अणु हैं ये प्रोडक्ट में चेंज हो पाएंगे। इधर वाले जो एनर्जी है, ये जो अणु है क्रियाकारक के, वो उत्पाद में चेंज नहीं हो पाएंगे। यानी कि ये जो आपका ग्राफ है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है उन अणुओं का है, जिनकी एनर्जी सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक है। तो ये ग्राफ किसका है? उन अणुओं का है जिनकी ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा या उससे अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, इस ए एनर्जी से अगर एनर्जी ज्यादा होगी या इसके बराबर होगी तो ही आपका जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। खास बात ये, इस ग्राफ को देखने से हमको पता लगता है कि मैक्सिमम अणुओं की जो एनर्जी है इस क्षेत्र की है। यानी कि मैक्सिमम अणु की एनर्जी ना तो बहुत ज़्यादा कम है, और ना ही उतनी है जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप तापमान को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका कर्व बनता है, जब आप तापमान को बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा, इसी में आपको बना देता हूँ। तापमान को बढ़ाने पर जो कर्व है ये इस प्रकार का बनता है, इस प्रकार का। यानी कि तापमान बढ़ाने पर उन अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिनकी ऊर्जा इस एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ऊपर है। अगर तापमान बढ़ाने पर ये क्षेत्र बढ़ेगा, और इस क्षेत्र के बढ़ने का मतलब है उन अणुओं की संख्या बढ़ी जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे अधिक है। अगर उन अणुओं की संख्या बढ़ेगी जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी उससे अधिक है, तो सीधी सी बात है वो अणु किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा भाई कि जो आपका वेग है वो तापमान पर डिपेंड करता है, और तापमान जो है वेगों को किस प्रकार से बढ़ाता है वो आपने सीखा। इसको नोट कीजिएगा भाई। हाँ भाई, अब पढ़ते हैं इस मतलब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, वो है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। यानी कि जो आपका रेट कांस्टेंट के उस पर तापमान का जो प्रभाव है उसको हम देखेंगे। तो हेडिंग लगाइएगा भाई, वेग स्थिरांक पर तापमान का प्रभाव। अगली हेडिंग देखिएगा, बड़ी सॉफ्ट हेडिंग है आपकी, वेग स्थिरांक पर
वेग स्थिरांक पर तापमान का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसको समझते हैं। अभी देखो इसी चीज को हम बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण, आर्हेनियस समीकरण, ध्यान दीजिएगा भाई। और जो आपने पढ़ा है आर्हेनियस समीकरण क्या आती है हमारे पास भाई, K इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT। ये समीकरण हमारी क्या है, आर्हेनियस समीकरण। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो जो आपका वेग स्थिरांक है वो चरघातांकी रूप से बढ़ता है। और यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान दीजिएगा। क्या बात याद रखनी है कि जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो जो आपका वेग स्थिरांक है वो चरघातांकी यानी कि एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ेगा। अगर कई बार आपसे पूछ ले कि तापमान और जो आपका वेग स्थिरांक है इसके बीच में ग्राफ बनाइए, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए कौन सा ग्राफ सही है, ये वाला सही है या ये वाला सही है या फिर कौन सा। देखो अगर इस प्रकार से कोई आपका ग्राफ आ जाए तो देखो K और जो T है वो समानुपाती तो है नहीं, तो ये तो ग्राफ बनेगा नहीं। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ है इसको ध्यान रखिएगा भाई कि तब तापमान को हम बढ़ाते हैं तो जो आपका वेग स्थिरांक है ये चरघातांकी रूप से बढ़ता है। क्या होता है भाई, चरघातांकी रूप से बढ़ेगा। इसको देखो इस समीकरण से भी हम देख सकते हैं। कैसे, हमारे क्या है ये K इक्वल टू क्या है भाई, A इंटू ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT है। इस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। इसको हम लिख सकते हैं K इक्वल टू A अपॉन ई की पावर EA अपॉन RT। अब सुनो भाई, जब हम T को बढ़ाएंगे, देखो इस स्टेप को मैं थोड़ा अलग से लिखता हूँ, EA अपॉन RT। जब मैं T को बढ़ाऊंगा तो इस टोटल वैल्यू का मान कम आएगा भाई। जब हर को हम बढ़ाते हैं तो टोटल वैल्यू कम आती है। अब जब टोटल वैल्यू कम आएगी तो ई की पावर में भी क्या आएगा, कम आएगा। तो ये भी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, कम आ जाएगी। यानी कि जब तापमान को बढ़ाऊंगा तो इस टोटल वैल्यू का मान कम आएगा। अगर इस टोटल वैल्यू का मान कम आएगा तो ई की पावर में जो वैल्यू आएगी वो भी कम आएगी। अगर ए की पावर में जो वैल्यू कम आएगी तो ये जो टोटल वैल्यू है ये भी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। अगर ये टोटल वैल्यू कम आएगी यानी कि फिर से हर का मान छोटा हो गया तो जो के है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं डायरेक्टली, जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो जो आपका वेग स्थिरांक है ये चरघातांकी रूप से बढ़ता है। कैसे बढ़ता है भाई, चरघातांकी रूप से बढ़ता है। अब इसकी जो टोटल सॉल्यूशन है उसको हम देखते हैं। बट ये तो आपको ध्यान रखना है, जब आपका तापमान बढ़ता है तो जो वेग स्थिरांक है किस रूप में बढ़ता है, इस ग्राफ के अनुसार, अर्थात चरघातांकी रूप से बढ़ता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो आपका आर्हेनियस समीकरण है। देखना भाई, आर्हेनियस समीकरण को सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई। आर्हेनियस समीकरण हमारा है K इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT। अब ये जो समीकरण है इसके दोनों तरफ लॉग ले लो, यानी हम लिख सकते हैं समीकरण के दोनों तरफ लॉग लेने पर, समीकरण के दोनों तरफ नेचुरल लॉग, यानी कि इसको सिंपल हम ln लिख दो या लॉग ही लिख दो। लॉग लेने पर सुनो भाई, तो ये लिखा आपने लॉग बेस ई के इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग बेस ई, ये आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT। अब देखिएगा भाई, यहाँ पे एक फॉर्मूला काम होगा, इसको मान लेते हैं M और इस टोटल को मान लेते हैं N। और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है log M इंटू लॉग जो N होता है वो होता है log M प्लस log N, यानी कि हो जाएगा log A प्लस log ये टोटल वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस E के इज इक्वल टू log बेस ई ए प्लस log बेस ई, और टोटल वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर माइनस का EA अपॉन RT। अब इसके बाद यहाँ पे भी एक फॉर्मूला काम करेगा, और वो फॉर्मूला है वो है आपका log m की पावर n, और log m की पावर n होता है n log n, यानी कि ये m हो गया, ये वाला तो क्या हो गया m हो गया, और ये टोटल हमारे पास क्या हो गया n, ये वैल्यू बाहर आगे की ओर आ जाएगी। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं log बेस ई के इज इक्वल टू log बेस ई ए,
और ये माइनस का ई ए अपॉन आर टी, और ये क्या बचा लॉग बेस ई ई, और हमको पता है लॉग बेस ई की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। इस समीकरण को हम क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। यहाँ से क्या समीकरण आया भाई हमारे पास, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, दो अलग अलग कंडीशन मान के चलते हैं। यहाँ से हम दो अलग अलग कंडीशन क्या मान के चलेंगे उसको समझिएगा एक बार। देखो यहाँ से जो हम कंडीशन मान के चलेंगे वो मान के चलेंगे, लेट सपोज कि T1 तापमान पर वेग स्थिरांक K1 है, और जब तापमान T2 कर दिया तो वेग स्थिरांक भी कितना हो गया K2। यानी कि इसी समीकरण से दो अलग अलग समीकरण आपको बना लेनी है। पहले तो क्या हो जाएगी, देखो भाई लॉग क्या हो जाएगा, लॉग K इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये तो भाई लॉग A माइनस का ई ए अपॉन आर T1 समीकरण नंबर 2। और दूसरी इक्वेशन इसी से क्या बन जाएगी भाई, लॉग K इज इक्वल टू लॉग A, सॉरी ये K1 हो जाएगा और ये K2 हो जाएगा, लॉग A माइनस का ई ए अपॉन आर T2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब हमको क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को माइनस कर देना, तो करो भाई, ये हो जाएगा लॉग K2 माइनस का लॉग K1। देखो भाई लॉग K2 माइनस का लॉग K1, ये क्या हो जाएगा, देखिएगा भाई पहले इसको लिख देते हैं, लॉग A माइनस का ई ए अपॉन आर T2 माइनस का लॉग A, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस है, ये हो जाएगा प्लस ई ए अपॉन आर T1 हो गया भाई। अब यहाँ से देखो क्या होगा, लॉग A से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, और ये हो जाएगा लॉग M माइनस लॉग N। देखो भाई एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो फॉर्मूला होता है लॉग M माइनस का लॉग N, और ये फॉर्मूला होता है लॉग का लॉग M अपॉन N, यानी कि लॉग M माइनस का लॉग N होता है लॉग M बटे N। M को मान लो K2, N को मान लो K1, तो यहाँ से हम लिखेंगे लॉग बेस E K2 बटे K1, और ये कितना हो जाएगा हमारा, पहले इसको लिख लो प्लस वाले को, ई ए अपॉन आर T1 माइनस का ई ए अपॉन आर T2, ई ए अपॉन आर T1 माइनस का ई ए अपॉन आर T2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, हम ए ए अपॉन आर कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लो भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो लॉग बेस E K2 बटे K1, ये हो जाएगा ई ए अपॉन आर, तो क्या आ गया कॉमन आ गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। इसके बाद देखो भाई 1 अपॉन T1 बचा, और इधर 1 अपॉन T2। अब लॉग बेस E को, जब लॉग बेस E को हम लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लॉग बेस 10 में जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2.303 करके लॉग 10 में चेंज हो जाएगा। अब जो 2.303 आएगा उसको नीचे हम भेज सकते हैं, तो इसको हम लिख दिया डायरेक्ट। देखो भाई ये हो जाएगा आपका लॉग बेस 10 K2 बटे K1, ये हो जाएगा ई ए अपॉन 2.303 R, और ये क्या हो जाएगा T1 T2 लघुत्तम आ जाएगा हमारा T1 T2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2 माइनस का T1। ये जो है R है नियत समीकरण का एक हल किया हुआ रूप है। क्या आया भाई, लॉग K2 बट्टी K1 ई ए अपॉन 2.303 R T2 माइनस का T1 अपॉन T1 T2। ये क्या है, R है नियत समीकरण का एक सरल रूप, यानी कि संशोधित रूप तो नहीं कह सकते, पर एक हल किया हुआ रूप है भाई। इसके बाद यहाँ पे ग्राफ हम बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पे ग्राफ बनेगा आपका, उस ग्राफ को भी आपको समझना है, और जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, वो ग्राफ किस केस में बनेगा, एक तो बनेगा 1 अपॉन T, और ये बनेगा लॉग बेस 10 K के बीच में, ये ग्राफ बनेगा।
यहाँ से देखो इस समीकरण को थोड़ा सा log बेस 10 में चेंज करके बना लेना। अब यहाँ पे जो देखो ग्राफ मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार का बनेगा, और यहाँ पे जो ग्राफ का ये अंत्यखंड होगा C, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी, अंत्यखंड की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी log बेस 10a, और इसकी जो ढाल आएगी m वो हमारे पास आएगी भाई, ढाल जो आएगी वो आएगी माइनस का EA अपॉन 2.303 R। ढाल कितनी आएगी यहाँ से, माइनस का EA अपॉन 2.303 R। देखो ये ग्राफ का जो ग्राफ बना आपका किस प्रकार से बना, इसको अगर हम देखो इस समीकरण को देखो भाई, इस समीकरण को अगर हम log बेस 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस 10 की log बेस 10a माइनस का EA अपॉन 2.303 R, और ये हो जाएगा 1/t। तो देखो y बराबर ये हो जाएगा आपकी m, ये हो जाएगा आपका x अक्ष पर, ये अंतखंड कितना हो जाएगा c, तो ग्राफ कितना बन जाएगा, एक नेगेटिव स्लोप वाला बनेगा, और अंतखंड कितना हो जाएगा log बेस 10a, और इसकी ढाल आएगी स्लोप tan थीटा कितनी आ जाएगी, माइनस का EA अपॉन 2.303 R। तो देखिएगा भाई आज का जो आपका लेक्चर है ये हुआ पूर्ण, ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इस टक्कर सिद्धांत के ऊपर, और जो ये आपने डेरिवेशन पढ़ा यानी कि जो आपका आर है नियत समीकरण है, इसके आधार पर इसके बेस्ड पर जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे उनको हम कवर करेंगे। जब तक क्या करोगे आप इसको बड़े ध्यान से, इसके जितने भी कंसेप्ट हैं उनको बड़े ध्यान से करोगे। अगर ये आपने पढ़ लिया तो न्यूमेरिकल करने के क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब तक आप पढ़ते रहिएगा भाई, इसके बाद हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चन। थैंक यू।